Good morning students of class 7th. Welcome you all to Takshila Model School online YouTube classes, and this is Neha, your social science teacher. So students, in the previous lecture we have completed all the reigns of Mughal Empire, and today we will going to cover the last topic of this chapter for the Mughal Empire, that is decline of Mughal Empire. कि मुगलों का पतन कैसे हुआ, किन फैक्टर्स के कारण, किन कारणों के कारण, किन रीजंस के तहत उनका पतन होता शुरू हो गया और मुगल एम्पायर ख़त्म होता है, वैनिश हो गया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार प्रीव्यू ले लेते हैं कि मुगल जो एम्पायर का फाउंडेशन था, वो फाउंडर जो थे वो थे बाबर, जिन्होंने 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़कर उनको हरा करके दिल्ली सल्तनत को ख़त्म कर दिया था और दिल्ली पर की गद्दी पर बैठ गया. इनका राज 1526 से 1530 तक चला. बाद में बाबर की गद्दी को संभाला बाबर के बेटे हुमायूं ने. हुमायूं का 1530 से लेकर 1540 तक राज किया और 1540 के बाद जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं पर अटैक किया तो हुमायूं होमलेस हो गए थे, उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ गई थी और वो पर्शिया में चले गए थे. दोबारा हुमायूं ने आकर के शेरशाह सूरी के सक्सेसर पर, बेटे पर अटैक किया और फिर से दिल्ली की गद्दी ले ली. तो 1555 से 1556 तक फिर से हुमायूं का यानी कि मुगलों का राज आ गया दिल्ली पर. बाद में 1556 में हुमायूं की अपने ही पैलेस की लाइब्रेरी के स्टेप से गिरकर के मौत हो गई और उनके बेटे अकबर को गद्दी मिल गई. अकबर बहुत बड़े रूलर थे और उनके टाइम में मुगल एम्पायर को गोल्डन टाइम माना जाता है. तो इनका रूल रहा 1556 से लेकर 1605 तक. अकबर के बाद जहांगीर आए. जहांगीर का 1605 से लेकर 1627 तक रूल था. जहांगीर के बेटे शाहजहां को मिल गया गद्दी 1628 से लेकर 58 तक, और शाहजहां के बाद औरंगजेब ने गद्दी ले ली थी शाहजहां को एग्जीक्यूट करने के बाद 1658 से लेकर 1707 तक. तो ये थे बाबर से लेके औरंगजेब तक के मुगल एम्पायर के वो ग्रेट एम्परर्स जिन्होंने मुगल एम्पायर को बहुत बुलंदियों तक पहुंचाया था. तो अब इन लोगों के बाद जो सक्सेसर्स आए वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे. इन लोगों की जो जनरेशन्स आई आगे औरंगजेब की, वो वीक सक्सेसर्स प्रूव हुए और मुगल एम्पायर को इतना स्ट्रेंथन नहीं कर पाए. तो वो मुगल एम्पायर का पतन होता शुरू हो गया. तो कौन कौन से रीजंस थे जिनके कारण पतन हुआ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन पेज नंबर 36 in your books. Open page number 36 in your books. There is a paragraph given decline of the Mughal Empire. तो औरंगजेब को हम मानते हैं कि ये औरंगजेब लास्ट मुगल रूलर था जिसने मुगल एम्पायर को एक्सपेंड किया, स्ट्रेंथन किया. इसके बाद के जो सक्सेसर्स आए, जो पीढ़ियाँ आई, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी. तो पहला जो रीज़न था पतन का वो था इकोनॉमीज वेल्थ. क्यों भाई आर्थिक स्थिति खराब क्यों होती गई? क्योंकि जो शाहजहां हमने राजा पढ़ा था, उस शाहजहां राजा के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये वो मुगलों के वो राजा थे जिनको कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना, क्योंकि उनको आर्ट और आर्किटेक्चर से बहुत प्यार था. ताजमहल, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, उनको ये सब चीज़ें बनाने पर कंस्ट्रक्शन में तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता था. और औरंगजेब क्योंकि कट्टर मुस्लिम था, सुन्नी मुस्लिम, इसलिए वो न तो हिंदुओं को टॉलरेट करता था, हिंदुओं के रिलीजन को भी नहीं मानता था, सिखों को भी नहीं मानता था वो. तो ये क्या हुआ फिर, इस वजह से औरंगजेब को बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी और शाहजहां ने काफ़ी सारा पैसा कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स में लगा दिया. इस वजह से जो इकोनॉमी थी वो वीक होती चली गई, क्योंकि राजकोष खत्म होता चला गया. दूसरा रीज़न जो था वो था इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच अ वास्ट एम्पायर, कि इतने बड़ा एम्पायर था लेकिन पैसे के बिना कंट्रोल करना उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया आने वाली जनरेशन्स के लिए. और औरंगजेब के जो सक्सेसर आए बाद में वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक थे. और जो नोबल्स थे, जो पुरोहित थे, जो हाई रैंक होल्डर्स थे इनके दरबार में, उनका ये मानना था कि राजाओं को अब करप्ट करते हैं, भ्रष्ट बना देते हैं
और हम ही इनसे अपना अपना राज्य ले लेते हैं, यानी कि खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और इसलिए वो राजा को गलत तरीके से गलत सजेशन देते थे, गलत एडवाइस देते थे, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर वैनिश होता चला गया। दूसरी बात, बाद में जो औरंगजेब भी था और कुछ मुगल रूलर्स के जो था उनका मराठास, राजपूत और सिख्स के जो टाई अप नहीं हो पाया था, क्योंकि सिखों के लास्ट गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उनसे औरंगजेब की लड़ाई थी। औरंगजेब ने तेग बहादुर सिंह को मरवा दिया था और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। तो ये सारी लड़ाइयाँ सिखों से, और मराठास भी काफ़ी पावर में आ रहे थे क्योंकि अंडर द लीडरशिप ऑफ छत्रपति शिवाजी इन महाराष्ट्र, तो काफ़ी ज़्यादा ये हिंदूज भी लड़ाई कर रहे थे और वो भी अब इस्लाम को ज़्यादा वो नहीं कर पा रहे थे। तो हर कोई अपनी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था और ऐसे मुगल एम्पायर ख़त्म होता जा रहा था। दूसरी बात जो थी कि बाहर के देशों से भी लोग आकर के हमारे मुगलों के राजकोष में से लेकर के जाते थे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जाते थे और उनको इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा व्यापार का नुकसान हुआ। जैसे कि नादिर शाह जब आया 1739 पर, तो उसने काफ़ी ज़्यादा मुगल एम्पायर को रियून कर दिया, ख़राब कर दिया, स्पॉइल कर दिया। अब लाइफ अंडर द मुगल्स, मुगलों के टाइम पर जीवन कैसा था लोगों का। तो पहली बात तो मुगलों को ये पता था, कुछ मुगल राजाओं को ये पता था जैसे कि अकबर, कि अगर हमें हिंदुओं जैसे इंडिया में अपना राज स्थापित करना है तो हिंदुओं से तो दोस्ती करनी पड़ेगी। दूसरी बात, मुगलों के कुछ राजाओं को ये था कि हाँ भाई राजपूत बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, कि सपोर्टर्स होते हैं ग्रेट, तो उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस यानी कि अब शादी ब्याह हिंदू राजपूतों में करना शुरू कर दिया मुगल रूलर्स ने। ये काम हुमायूं ने भी किया, आगे जाके फिर अकबर ने भी जोधाबाई के साथ राजपूत घराने में शादी की। और राजपूत को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी राजाओं के दरबार में, मुगलों के दरबार में। उनको पर जो जागीर दी हुई थी, जागीर मतलब अपना अपना लैंड, कुछ लैंड हिस्से में दिया था जिन पर वो खुद राज करते थे नोबल्स, तो वो अपने ही राज के, ऐसा माना जाता था कि वो जो जागीर हैं वो अपने ही जागीर के जो पूरे के पूरी तरीके से राजा हैं और चलाते थे, ऑटोनॉमी उन्हीं की थी डिसीजंस में। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, प्रशासन कैसे चलता था, जो एम्परर है यानी कि जो राजा है वो उसको माना जाता था भगवान, उसके पास ही सारी की सारी पावर होती थी, केंद्र में सारा का सारा डिसीजंस वही लेते थे। और चीफ कमांडर, आर्मी को रिप्रेजेंट वो राजा ही किया करता था, वो राजा ही अकेला न्याय दिलाने वाला होता था। और इन सभी कामों में कि तो राजा की मदद कौन करता था, वजीर जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, काजी जिसको चीफ जज बोलते हैं, और मीर बख्शी इंचार्ज होता है सेना का। और मनसबदास भी रखे हुए थे। मनसबदास मैं बता चुकी हूँ कि वो लैंड रिकॉर्ड्स और टैक्स कलेक्शन किया करते थे। और ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने के लिए लैंड को, पूरे एम्पायर को 15 प्रोविंसेस में तोड़ दिया गया। हर 15 प्रोविंसेस में को बोला जाता था, एक प्रोविंस को नाम दिया जाता था सूब, और उस सूब पर एक सूबेदार बिठा दिया जाता था जिसको गवर्नर कहा जाता था। उस गवर्नर का काम होता था अपने अपने सूब को देखना, और इस सूबेदार को अपॉइंट कौन करता था, एम्परर ही अपॉइंट करता था। मनसबदास को कौन अपॉइंट करता था, एम्परर ही अपॉइंट करता था, राजा का ही काम होता था। और जब नोबल्स थे, जो हाई रैंक होल्डर्स थे, जो पुरोहित थे, उनको लग्जीरियस लाइफ मिलती थी, शानो शौकत वाली ज़िंदगी जीने को मिलती थी। अच्छा, लोगों मिलिट्री पर, सेना पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया। जैसे अकबर ने बहुत ध्यान दिया सेना, उसका ऐसा मानना था कि अगर सेना अच्छी है हमारी तो हम कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो उसने क्या किया, मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। मनसबदार वो ऑफिसर्स थे जिनको अपनी अपनी लैंड में, अपने अपने वतन जागीर में रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था। वही रेवेन्यू उनकी सैलरी भी हुआ करती थी।
दूसरी बात, इन मनसबदार का काम ये होता था कि अगर कभी लड़ाई हुई तो राजा को सैनिक भिजवाने का काम इन मनसबदार का होता था अपने अपने वतन, अपने अपने जागीर में से। तो लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन मनसबदार ने ये सोचा कि हमारे पास अपनी ज़मीन तो है ही, इसको पूरी तरीके से चलाते भी हैं, तो उन्होंने राजा के साथ गद्दारी करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हैं, हम अपनी आज़ादी चाहते हैं, अपना लैंड राजा के कंट्रोल में नहीं रखना चाहते। तो इस तरीके से मुग़ल एम्पायर ख़त्म होता चला गया। दूसरी बात, मनसबदारी सिस्टम से लोग मनसबदार खुश इसलिए भी नहीं था क्योंकि ये जो सिस्टम था वो हेरिडेटरी नहीं था, यानी ऐसा नहीं है कि पिता की पोस्ट बेटे को मिल जाएगी, क्योंकि हर बार मनसबदार को मैं बता चुकी हूँ कौन अपॉइंट करता था, एम्परर अपॉइंट करता था, राजा अपॉइंट करता था। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आई शुड आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू नाउ। सो राइट डाउन योर फर्स्ट क्वेश्चन। Who drained economies, wealth in constructing buildings? अभी बताया था मैंने कि कौन सा वो मुगल रूलर है जो कि अब बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने में जिसने राजकोष का बहुत सारा पैसा लगा दिया, खत्म हो गया। Who drained economic wealth in constructing buildings? This is your first question. Your second question is, who was the chief of armed force? सैन्य बल यानी कि सेना का आर्म फोर्स नेतृत्व कौन करता था? डायरेक्शंस कौन प्रोवाइड कराता था? Who was the chief of armed force? Your next question is, question number 3 is, into how many provinces administration was divided? कितने प्रोविंसेस में एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड कर दिया गया था? Into how many provinces administration was divided? एम्पायर के प्रशासन को संभालने के लिए पूरे के पूरे राज्य को कितने प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया जाता था, बांट दिया जाता था? स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैड टू सप्लाई ट्रूप्स मतलब सेना बल, सैन्य बल, टू एम्परर ड्यूरिंग वॉर्स? लड़ाई के समय, जंग के समय किसकी ये ड्यूटी हुआ करती थी कि वो अपने अपने वतन जागीर में से ट्रूप्स को, सैन्य बल को एम्परर को सौंपे ताकि लड़ाई लड़ी जा सके? ये किसको करना होता था? These are your questions. Now students, come on the page number 37, revenue system paragraph. अब रेवेन्यू, आय का क्या साधन होता था मुगलों के राज में? लैंड और ट्रेड, व्यापार से ही पैसा आ सकता था, और जमीन पर जो खेती बाड़ी होती थी उससे टैक्स कलेक्शन किया जाता था, उससे पैसा। तो अकबर के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे राजा टोडरमल, उन्होंने बहुत ही अच्छा सिस्टम रेवेन्यू कलेक्शन का बनाया, वो था टोडरमल्स बंदोबस्त। इस टोडरमल बंदोबस्त के सिस्टम के तहत जो रेवेन्यू हुआ करता था उसको फिक्स कर दिया जाता था कि जितनी लैंड पर कल्टीवेशन होगी उसके हिसाब से ही किसान को रेवेन्यू
टैक्स पे करना होगा राजा को स्टेट। लेकिन 1580 में टोडरमल ने ये एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और उस सिस्टम का नाम था दशाला सिस्टम। इस दशाला सिस्टम के तहत पिछले 10 साल के एवरेज प्राइसेस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स के लेकर के और एवरेज प्राइसेस और एवरेज क्रॉप्स को लेकर के और इन्हीं के 1/3 शेयर स्टेट को दे दिया जाता था। यानी पिछले 10 साल के एवरेज प्राइसेस हर क्रॉप का कैलकुलेट करके कि उसके बेसिस पर जो नया प्रिवेलिंग प्राइस डिसाइड किया जाता था और उस प्रिवेलिंग प्राइस का 1/3 शेयर, 1/3 हिस्सा राजा को दे दिया जाता था कलेक्शन के रूप में। तो ये राजा टोडरमल के जो ये सिस्टम था, दशाला सिस्टम था, इसमें ये भी था कि नोबल्स से पहले जो बड़े रैंक होल्डर्स थे, पुरोहित थे, उनसे टैक्स नहीं वसूला जाता था, लेकिन अब इस कलेक्शन सिस्टम के तहत उनसे भी टैक्स वसूला जाएगा। और ये सिस्टम सिर्फ उन्हीं राज्यों में प्रैक्टिस किया जाता था, उन्हीं राज्यों में चलता था जहाँ पर कि लैंड को मेजर कर सकते थे और रिकॉर्ड्स बनाए जा सकते थे। क्यों? और इसलिए 2 स्टेट्स जो मुगल एम्पायर के अंडर थी लेकिन वहाँ पर ये सिस्टम नहीं चलता था, वो था गुजरात और बंगाल। बाकी मुगल एम्पायर के हर राज्य में दशाला सिस्टम टैक्स कलेक्शन का प्रिवेल था, चलता था। मुगल ऑफिसर्स को ये भी कहा हुआ था राजाओं ने कि फार्मर्स की हर नीड को पूरा करें। अगर ड्रोट पड़ जाती है, अगर ड्रोट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो किसानों को कर्ज भी दिया जाए ताकि वो उस सिचुएशन से बाहर आ सके। इकोनॉमी जो थी यानी आर्थिक स्थिति हमारे देश की मजबूत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दिया, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज उद्योग को भी बढ़ावा दिया, व्यापार को भी बढ़ावा दिया। तो इन सभी चीज़ों को बढ़ावा एनकरेज करने के लिए एक स्टैंडर्ड करेंसी रखी गई। एक स्टैंडर्ड करेंसी हर तरीके की हुआ करती थी, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। तो ये स्टैंडर्ड करेंसी रखी गई ताकि कि ट्रेड अच्छे से चलता रहे और इकोनॉमी फ्लरिश रहे। तो स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 इज दशाला सिस्टम was not practiced in which 2 states? किन 2 स्टेट्स में दशाला सिस्टम को प्रैक्टिस नहीं किया जाता? Dashala system was not practiced in which 2 states? This is your question number 5. And your last question is standard currency, जिससे कि कोई भी तरीके का घपला ना हो सके। स्टैंडर्ड करेंसी इंट्रोड्यूस की गई हर फॉर्म में, वो कौन कौन सी फॉर्म थी? वॉज इंट्रोड्यूस्ड, स्टैंडर्ड करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड विच फॉर्म्स? Students, write down these questions very carefully because you all have to write it down these question answers in your fair notebook. So students, this is all for today. Thank you and have a nice day.